आज हम उस सवाल पे बात कर रहे हैं जो कई लोगों के जहन में है कि शुरुआती अनुमानों के बिल्कुल उलट रूस यूक्रेन को निर्णायक रूप से हरा क्यों नहीं पाया है। हमारे पास जो जानकारी है वो कई कई वजहों की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये संघर्ष इतना लंबा क्यों खिंच गया। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ दे देशों की लड़ाई नहीं है। सही। ये हमें आज के युद्धों के बारे में और दुनिया में शक्ति संतुलन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। तो चलिए पहली वजह से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सामने आई, यूक्रेन का प्रतिरोध। हाँ, ये सिर्फ सेना का प्रतिरोध तो नहीं था, है ना, जो जानकारी हमें मिली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो बात इन रिपोर्ट्स में बार बार आती है वो है यूक्रेनी समाज का वो जबरदस्त संकल्प। हाँ, सेना तो लड़ी ही, जाहिर है, लेकिन आम लोगों का अपनी जमीन बचाने के लिए एक साथ आना, ये शायद वो चीज थी जिसका अंदाजा पूरी तरह नहीं लगाया गया था। हाँ, वो जज्बा, और वो सिर्फ भावनात्मक नहीं था, उसने सच में जमीनी स्तर पर रूसी बढ़त को काफी धीमा किया। ओके। अपनी पहचान बचाने की लड़ाई, वो एक अलग ही ताकत होती है। और इस प्रतिरोध को टिके रहने में बाहरी मदद का भी जिक्र है, पश्चिमी देशों से जो सहायता मिली। हाँ, बहुत बड़ा हाथ रहा उसका। वो किस तरह की मदद थी? क्या सिर्फ हथियार थे या कुछ और भी? नहीं, यही बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। हथियार तो थे और काफी एडवांस्ड हथियार भी मिले हैं। अच्छा। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, असली फर्क शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग से पड़ा, रियल टाइम जानकारी देना। ओह अच्छा, इंटेलिजेंस। हाँ, और आधुनिक युद्ध की ट्रेनिंग। इससे यूक्रेनी सेना को रूसी हमलों का अंदाजा लगाने और ज्यादा असरदार तरीके से जवाब देने में मदद मिली। फिर वो आर्थिक मदद भी थी, बड़ी आर्थिक मदद। हाँ, वो तो है ही, जिसने यूक्रेन को लड़ाई जारी रखने की ताकत दी। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये उनकी लड़ने की क्षमता को बनाए रखने का एक तरीका बन गई। इस बाहरी मदद के अलावा रूस पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, उनका क्या असर रहा? क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए थे? नहीं, दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। सूत्रों का जो विश्लेषण है वो बताता है कि असर काफी गहरा है, खासकर रूस की टेक्नोलॉजी तक पहुंच पर। अच्छा। और अर्थव्यवस्था के कुछ जरूरी हिस्सों पर। ये सिर्फ आर्थिक सजा नहीं है, ये एक डर भी पैदा करते हैं कि अगर ज्यादा आक्रामक हुए तो शायद और कड़े कदम उठाए जाएं। तो ये उनके फैसलों पर भी असर डालता है। बिल्कुल, ये उनके रणनीतिक विकल्पों को कहीं ना कहीं सीमित करता है कि वो कितना आगे बढ़ सकते हैं बिना और ज्यादा अलग थलग होने का खतरा उठाए। एक और बात जो सामने आती है वो है यूक्रेन का साइज, भूगोल। ये यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। सही कहा, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है रणनीतिक तौर पर। कैसे? देखिए, इतने बड़े देश पर पूरी तरह कब्जा करना या उसे कंट्रोल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ राजधानी पर कब्जा कर लेने से या कुछ शहरों को जीतने से पूरा देश हाथ में नहीं आ जाता, है ना? हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि रूस को एक ही टाइम पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा, पूरब में, दक्षिण में, उत्तर में। इससे उनके जो संसाधन थे वो बुरी तरह बढ़ गए। किसी एक जगह पर निर्णायक बढ़त बनाना मुश्किल हो गया। और सप्लाई लाइंस का भी मसला रहा होगा। हाँ, सप्लाई लाइंस को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया इतने बड़े इलाके में। अच्छा, तो ये बाहरी और भौगोलिक चुनौतियां तो हैं ही, क्या रूस की अपनी शुरुआती रणनीति में भी कुछ कमी थी लक्ष्यों को लेकर? जैसे कुछ कंफ्यूजन की बात भी है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। कई सूत्र इसी तरफ इशारा करते हैं कि शुरू में लक्ष्य शायद उतने साफ नहीं थे, या शायद बदले। क्या लक्ष्य था? क्या डॉनबास या कीव या पूरा यूक्रेन? यही अस्पष्टता। जब लक्ष्य साफ ना हो तो फिर जमीन पर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब असलियत आपकी उम्मीदों से अलग निकले तो एक लचीली रणनीति का ना होना वो संघर्ष को लंबा खींच सकता है। और फिर एक और फैक्टर आता है, मनोबल। हमने यूक्रेन के हाई मोराल की बात की, रूसी खेमे के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, इस मामले में दोनों तरफ काफी फर्क बताया गया है। जहां यूक्रेन वाले अपनी धरती बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जाहिर है उनका मनोबल ऊंचा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रूसी सैनिकों के मनोबल में कमी की बात करती हैं, और देश के अंदर भी युद्ध को लेकर कथित तौर पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, अब इसकी पुष्टि करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो इसका असर लड़ाई के मैदान पर तो पड़ता ही है। और आखिर में युद्ध की बदलती तकनीक, ड्रोन, साइबर हमले, इनका क्या रोल रहा? अरे, इसने तो पारंपरिक युद्ध के सारे नियम ही बदल दिए एक तरह से। ड्रोन हैं, सटीक मिसाइलें हैं, साइबर वॉरफेयर है। इसने छोटी लेकिन तकनीकी रूप से एडवांस फौजों को भी ताकत दी है कि वो बड़ी सेनाओं को चुनौती दे सकें। सही। अब सिर्फ सैनिकों की गिनती या भारी तोपों के दम पर जीतना उतना आसान नहीं रहा।
और यूक्रेन ने इन नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, जैसा कई सूत्र बताते हैं, रूसी बढ़त को रोकने में काफी कामयाबी हासिल की। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, यूक्रेन का वो जबरदस्त प्रतिरोध और मनोबल, हाँ, पश्चिमी देशों से मिली वो बड़ी और आधुनिक मदद, बिल्कुल। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध, हम्म, यूक्रेन का वो विशाल भूगोल, हाँ, वो भी रूस की अपनी रणनीति में शायद कुछ स्पष्टता की कमी, संभवतः। और युद्ध की ये बदलती हुई तकनीकें, ये सब मिलकर ही शायद इस सवाल का जवाब देते हैं कि ये संघर्ष इतना लंबा क्यों खिंच गया है। बिल्कुल सही। और ये हमें इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि देखिए, 21वीं सदी में ताकत का मतलब सिर्फ सेना या हथियार नहीं रह गया है। इसमें वो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, आर्थिक ताकत, तकनीक, जानकारी का बहाव, ये सब चीजें शामिल हैं। सही कहा। और ये सारे फैक्टर्स मिलकर इतना जटिल समीकरण बना देते हैं कि किसी भी लड़ाई का नतीजा पहले से तय करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये शायद हमें भविष्य के संघर्षों की प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखा रहा है।